आप सभी को चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है। ये जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा जो मुख्य परीक्षा हुआ था 2023 में, उसी का जो है 51 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे का जो है 51 से नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन तक जो है ना कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, 3/9/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। इसका जो है 2 क्लास अगर आप लोग नहीं देखें पहले वाले क्लास तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। 51 क्वेश्चन तक जो है ना क्लास आपको मिल जाएगा और इसका स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना हुआ। प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। जो जो क्लास इस बुक का हम कंप्लीट करवाए हैं सारा क्लास आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए यहाँ तक जो है ना 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, इसके पहले वाला क्लास अगर आप लोग नहीं देखें जाके ज़रूर देखिएगा और आज जो है क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे, क्योंकि मेरा जो है ना टारगेट यही है कि कम से कम 1 घंटा में जितना भी क्वेश्चन हो पाता है तो जितना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा कि ना कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर लगा लेना, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। इसलिए अगर एक सेट को पूरा अगर 4 क्लास में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 1 घंटा क्लास आ रहा है तो 1 घंटा में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसलिए पैसेंस रख के क्लास देखिए, आपको सारा जो क्वेश्चन याद होगा और शुरू से जो है ना सारा बुक ख़त्म करवाया जाएगा। टेंशन मत लीजिए। जो भी नोट्स रहता है ना, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि नोट्स नहीं करवा रहे हैं, तो पता है ना आपको स्टार्टिंग में जो है ना 4-5 सेट जो है ना प्रीवियस ही क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। जैसे 64 पोस्ट का पीटी 2023 मेंस, उसके बाद 1275 का फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद फिर 64 पोस्ट का पीएचडी मेंस, सब जो है ना फिर लगातार पहले सेट ही, उसके बाद आपको नोट्स मिलेगा। जैसे नोट्स आएगा ना वैसे आपको नोट्स भी करवाया जाएगा। बेफिक्र रहिए और निश्चिंत रहिए। सारा का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और सभी लोग ना क्लास को देखा कीजिए। आप लोग क्लास को देखते नहीं तो फिर क्लास को रिकॉर्ड करने का जो है ना क्लास करवाने का मन ही नहीं करता है। इसलिए हर ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को आप लोग ज़रूर देखा कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। कह रहा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र उदाहरण है, बताइए किसका है, बताइए। कह रहा है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है किसका है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी खेत का है। ठीक है, तो खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द गढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि वर्ष 1935 में जो है ना पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द कौन गढ़ा था, तो आर्थर टेंसले ने गढ़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। और समुदायों के जीवों की रचना, कार्य एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि समुदायों के जीवों की रचना, कार्य एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिससे क्या होता है ना, जिसमें सजीव एवं निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं। इसमें सजीवों एवं निर्जीवों के बीच अंतर संबंध बनाए रखने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं जो है अंतर्निहित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन मतलब इनपुट और बहिर्गमन मतलब आउटपुट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्या कह रहा है इसके बारे में देखिए। कह रहा है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और तथा अजैविक घटक के बीच अंतर क्रिया होती है। तो कह रहा है ना कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक के बीच अंतर क्रिया होती है और यह प्रकृति में स्वाभाविक रूप से घटित होती है और इसके कामकाज के लिए किसी भी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो कह रहा है यह जैविक और अजैविक घटकों वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल होता है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का 2 पार्ट होता है, कौन कौन है। पहला है तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है और दूसरा क्या है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी का जो है ना 2 पार्ट होता है। क्या 2 भाग होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का जो है ना 2 भाग होता है। एक होता है क्या होता है, स्थलीय होता है और एक जो है ना जलीय होता है। ठीक है, एक स्थलीय होता है, एक जलीय होता है। स्थलीय में कौन कौन होता है, वन होता है, घास के मैदान और मरुस्थल आदि होता है। जलीय का बात करें, जलीय में क्या क्या होता है, तो अलवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है और संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, ये सब होता है जलीय में। और देखिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, तो एक इसमें चिड़ियाघर होता है, एक्वेरियम होता है, खेत होता है, पोल्ट्री फार्म आदि होता है। और देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ना नेक्स्ट देखिए जलीय में जो था ना अब अलवण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, तो तालाब है,
झील है, नदी इत्यादि है, ठीक है। और सागरीय में क्या है, तो महासागर है और सागर इत्यादि है। नेक्स्ट है संक्रमणकालीन में परिस्थिति तंत्र में क्या है, तो एस्चुअरी और लैगून इत्यादि है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नोट में कह रहा है सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक ब्रैटलैंड जो है ना 1987 थे, ठीक है। तो कह रहा है कि सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक बोलेगा तो जो है ना प्रतिपादक ब्रैटलैंड थे, जो इसका प्रतिपादक कब किए थे, मतलब ये जो ये किए थे 1987 में किए थे। और नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। और नेक्स्ट है यूजीन ओडम के अनुसार प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है यूजीन ओडम के अनुसार प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। आगे देखिए, कह रहा है कि जीव जो है ना, जीव संख्या का पिरामिड सीधे उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीव संख्या का पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और वन एवं घास स्थल जीव भार का पिरामिड हमें सीधा बनेगा, जबकि एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव का भार पिरामिड का क्या होगा, उल्टा बनेगा। आगे कह रहा है कि संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होगा, तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सदैव सीधा बनेगा। तो याद रखिएगा, संचित ऊर्जा का जो पिरामिड होगा क्या होगा, तो सदैव सीधा बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कह रहा है तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम बोलेगा तो BO चिदम्बरम पोर्ट है। क्या है, तूतीकोरिन बंदरगाह का अगर नया नाम पूछेगा तो क्या होगा, तो BO चिदम्बरम पोर्ट है। और यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम BO चिदम्बरामनार पोर्ट है। और यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है, याद रखिएगा। तूतीकोरिन जो बंदरगाह किस खाड़ी में अवस्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है, देखिए इसको भी देखते हैं। पहला देखिए बंदरगाह दिया हुआ है यहाँ पे, इधर क्या है अवस्थिति, कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए कांडला पोर्ट का बात करें, इसका नया नाम बोलेगा तो क्या है, दीनदयाल उपाध्याय। क्या है, दीनदयाल उपाध्याय। तो कांडला पोर्ट का जो है ना, कांडला पोर्ट का अगर पूछेगा यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। सीधे पूछेगा कि कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। और ये कहाँ है, तो कच्छ की खाड़ी जो है ना गुजरात में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह का बोलेगा नया नाम क्या है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। और इसका जो है ना हुगली नदी के तट पे पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोचीन बंदरगाह का बोलेगा कहाँ है, कोचीन बंदरगाह वेवनाथ कयाल मुहाने पर केरल में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह बोलेगा तो मंगलुरु कर्नाटक में है। और मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। ये कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू या नहावा सोवा बंदरगाह, ये कहाँ है, तो पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। तो जवाहर नेहरू या नहावा सोवा बंदरगाह कहाँ है, तो पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह बोलेगा तो उड़ीसा में है। और मुर्मागांव बंदरगाह बोलेगा तो जुआरी नदी के बाएं तट पर स्थित है, गोवा में। नेक्स्ट है एन्नौर बंदरगाह बोलेगा तो जो है ना ये के कामराज पोर्ट पे है, तमिलनाडु में है। तो एन्नौर बंदरगाह बोलेगा के कामराज पोर्ट पे तमिलनाडु में है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह बोलेगा सबसे गहरा है, ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा, अगर पूछेगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। लेकिन आगे कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मार्च 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आगे देखिए कह रहा है कि देखिए जो है ना ये 2023-1275 के पीटी जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव HV कामत को चुना गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का जो अध्यक्ष थे कौन थे, सुभाष चंद्र बोस को, तथा महासचिव जो थे ना कौन थे, HV कामत को चुना गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और नेक्स्ट है 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। तो 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। चलिए आगे आइए,
ये आगे कह रहा है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का जो है सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 54 पे कह रहा है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है, बताइए। उत्प्रेरक जो कार्य है ना वो क्या है, बताइए क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी है। ठीक है, उत्प्रेरक का जो काम होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना और क्या है तो अभिक्रिया दर को घटा देना। एक काम किसका होता है, उत्प्रेरक का काम होता है। तो याद रखिएगा उत्प्रेरक का कार्य क्या क्या होता है, तो अभिक्रिया दर को बढ़ा देना, अभिक्रिया दर को घटा देना। आगे देखिए कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों की सांद्रता के समय साथ होने वाले परिवर्तन को जो है ना अभिक्रिया की दर कहते हैं। आगे कह रहा है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। देखिए पहला बोलेगा उत्प्रेरक है। क्या है उत्प्रेरक, कैटालिस्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में। देखिए कह रहा है वह पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। और ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। और वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया दर को घटाता है उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, तो वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया दर को घटाता है उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए अभिकारक की सांद्रता। कर अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। तो अभिकारक की सांद्रता क्या है, तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ताप किसे कहेंगे, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, अभिकारकों के छोटे टुकड़ों को में बांटने का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने की अभिक्रिया को जो अंतर तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल बारे में बोल रहा है कि अभिकारकों को छोटे टुकड़ों में बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर क्या होती है, तीव्र हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, बताइए। साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था क्यों हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था इसलिए जो है ना विरोध किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कह रहा है कि साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था वो क्यों हुआ था, तो उसमें एक भी भारतीय जो है ना शामिल नहीं था इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। आगे कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी और यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की दिशा में है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि साइमन कमीशन का जो नियुक्ति हुआ था कब हुआ था, तो नवंबर 1927 में नियुक्ति किया गया था साइमन कमीशन का। और इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बर्कनेहेड द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे। इस 7 सदस्यों में एक भी भारतीय शामिल नहीं था इसलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन कहकर इसे बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी और ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ के कमीशन का विरोध नहीं किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का जो है ना विरोध किया गया था। तो याद रखिएगा कि जो साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा जो है ना इस कमीशन का विरोध किया गया था। और साइमन कमीशन के विरोध में के दौरान लाठीचार्ज से चोटिल होने के कारण पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को हो गया था। तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो है लाठीचार्ज से चोटिल होकर जो है किनका निधन हो गया था, तो पंजाब केसरी से जो है कहे जाने वाले हैं ना लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया था। किस लिए कैसे हो गया था, तो लाठीचार्ज से चोटिल हो गई थी, इस कारण उनका क्या होगा, निधन हो गया। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाले अंग्रेज जो है ना पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन 56 पे कर 1946 के नौसैनिक विद्रोह का जो नायक था ना वो कौन था, बताइए। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का जो नायक था वो कौन था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. खान था। क्या था, एम.एस. खान। तो 1946 के नौसैनिक विद्रोह का जो नायक था एम.एस. खान था। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि 1946 के नौसैनिक विद्रोह का जो नायक था वो कौन था, एम.एस. खान था।
और रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत जो है 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बम्बई में नसोनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ जो है हड़ताल किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्रोहियों की एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन MS खान के नेतृत्व में किया गया था। तो विद्रोहियों की एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का जो गठन था MS खान के नेतृत्व में किया गया था और इन सैनिकों ने BS दत्त की रिहाई की मांग की थी, जिन्हें जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आगे करा कि सरदार पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना की सलाह पर नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट है विद्रोहियों के आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो कह रहा है कि विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए पॉइंट कर रहा है कि इस नौसैनिक विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे। तो याद रखिएगा इस नौसैनिक जो विद्रोह हुआ था इसमें इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे। और फरवरी 1946 में INA अधिकारी रशीद अली को सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो फरवरी 1946 में INA अधिकारी रशीद अली को सज़ा दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे कर धात्विक खनिज का जो उदाहरण है ना कौन सा है बताइए। धात्विक खनिज का जो उदाहरण है वो क्या है बताइए, क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, सोना है, चांदी और लोहा, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। तो कह रहा है कि सोना, चांदी, लोहा ये सब क्या है? धात्विक खनिज का उदाहरण है। और धात्विक खनिज क्या होता है? तो कह रहा है जिन खनिजों में धात्विक गुण पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। तो धात्विक खनिज किसे कहेंगे? तो जिन खनिजों में धात्विक गुण पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहेंगे। अपनी कठोरता के कारण अधिकांश धातुओं का प्रयोग कई कार्यों में किया जाता है। धात्विक खनिजों का प्रयोग के साथ ही मानव सभ्यता में के युगों का विकास हुआ और ताम्रयुग जो है ना, ताम्रयुग और लौह युग। आगे देखिए कह रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध तत्वों में सर्वाधिक उपयोगी तत्व बोलेगा तो धातु की होती है। ठीक है, तो पृथ्वी पर उपलब्ध तत्वों में सर्वाधिक उपयोगी तत्व बोलेगा तो धातु ही है। और किसी देश की उन्नति और समृद्धि का अनुमान वस्तुओं की खपत जो है के आधार पर लगाया जाता है। तो किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान जो है धातुओं की खपत के आधार पर लगाया जाता है। चलिए आगे आइए, चलिए आगे देखिए कह रहा है धातु के उदाहरण। धातु के उदाहरण हैं क्या क्या है? तो सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है, लोहा है, सीसा है, प्लेटिनम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, बेरियम है, जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैग्नीज, पारा जिसको मरकरी कहेंगे, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, लिथियम, बिस्मथ, ये सब क्या है? तो धातु के जो है ना उदाहरण है। आगे कह रहा है धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण क्या होता है इसके बारे में देखिए। कह रहा है कि धात्विक चमक, ये क्या होता है? तो शुद्ध रूप से धातुएं चमकदार होती है। क्या होती है? शुद्ध रूप से जो है ना धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। आघात वर्धता के बारे में बोल रहा है। कह रहा है धातु को पीट कर पतले पत्थर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को जो है ना आघात वर्धता कहते हैं। तो आघात वर्धता किसको बोलेंगे? तो धातुओं को पीट कर पतले पत्थर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उस गुण को जो है आघात वर्धता कहा जाता है। आगे है कठोरता। धातुएं समानता कठोर होती है। ठीक है, कुछ क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होती है? मुलायम होती है। तो धातुएं सर्वाधिक जो है ना समानता कठोर होता है, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो क्या होते हैं? मुलायम होती है। जैसे क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम सब क्या है? तो मुलायम होती है। आगे कह रहा है तन्यता, डक्टिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कह रहा है तन्यता के बारे में, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तन्यता किसे कहेंगे? तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहेंगे? तन्यता कहते हैं। ऊष्मा चालकता क्या है? तो कह रहा है धातु ऊष्मा की चालक होती है। क्या होती है? धातु ऊष्मा की चालक होती है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या है? तो कह रहा है समानता धातुओं विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। समानता क्या होती है? धातु विद्युत की चालक होती है। आगे कह रहा है धातुओं के रासायनिक गुण क्या है? धातुओं का रासायनिक गुण जो है ये क्या है? चलिए आगे देखिए, तो धातुओं के रासायनिक गुण में क्या कह रहा है? तो सभी धातुएं जो है ना, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। सभी धातुएं जो होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। जैसे क्या है? धातु 2 कॉपर है, ऑक्सीजन है O2, और अभिक्रिया करके क्या है? धातु ऑक्साइड बनाया। तो ही कह रहा है सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ जो है संयोग करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन है और कॉपर ऑक्साइड है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो अधिकांश जो धातु होता है ना ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, लेकिन
इनमें से कुछ जल में घुलकर जो है ना क्षार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। क्या होते हैं? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना भास्मिक होते हैं, और कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जैसे Na2 + H2O 2NaOH। और नेक्स्ट है K2O H2O और 2KOH। ठीक है। आगे कह रहा है ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है? क्रियाशीलता जो है देखिए दिया हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जो है ना, चांदी और क्या है तो सोना है। नहीं देखिए सब सारा जो है ना समीकरण दिया हुआ है। जल के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता क्या होता है, अम्लों के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता क्या होता है। आगे देखिए कह रहा है कि अधातुओं के उदाहरण क्या क्या होता है। तो ऊपर देखे थे धातु के उदाहरण, नीचे जो दिया हुआ है अधातुओं के उदाहरण क्या क्या है। धातु हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, क्लोरीन है, जेनॉन है, हीलियम है, रेडॉन है, ये सब क्या है तो अधातु के जो है ना उदाहरण है। कौन कौन है धातु का? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, जेनॉन, हीलियम, रेडॉन, जिसको गैस बोलेंगे। एकमात्र द्रव अधातु बोलेगा तो कौन सा है? ब्रोमीन है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र जो धातु है ना वो कौन सा है? तो ब्रोमीन है। और कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सोलेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, आयोडीन ठोस धातु के क्या है उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे ठोस धातु के जो उदाहरण है कौन कौन है। तो कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, सोलेनियम है, बोरोन है, सिलिकॉन है, आयोडीन है, ये सब क्या है तो ठोस धातु के उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे करा है बेलाडीला जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। बेलाडीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ एस के लिए जो है ना बेलाडीला प्रसिद्ध है। तो कह रहा है बेलाडीला जो है लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है कि भारत में लॉ एस्क 2 प्रमुख प्रकार के हेमेटाइट या मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। तो भारत में जो है ना लॉ एस्क दो प्रमुख प्रकार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। और लॉ एस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में जो है ना स्थित है। तो याद रखिएगा कि लॉ एस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट देखिए उड़ीसा में लॉ एस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार पहाड़ी श्रृंखलाओं में जो है ना पाया जाता है। तो कह रहा है कि उड़ीसा में लॉ एस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार पहाड़ी श्रृंखलाओं में क्या होता है पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि गुरु माहिसानी, सुलाइपत, बादाम पहाड़ मयूरभंज में है, जो किरीबुरु केंदुझार में है तथा बुरनाई सुंदरगढ़ है। लॉ एस्क खनन क्षेत्र है। ये सब क्या है तो लॉ एस्क खनन क्षेत्र है। और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लॉ एस्क खनन क्षेत्र है। तो बेलाडीला सबको पता है कि बेलाडीला जो है ये जो है ना लॉ एस्क में बहुत प्रमुख खान है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नहीं देखिए कह रहा है कि बेलाडीला एक पर्वत श्रृंखला है और ये जो बैल के डील मतलब कुंवर की तरह दिखती है। नेक्स्ट है डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लॉ एस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर और वारंगल जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले के लॉ एस्क खनन प्रदेश हैं। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लॉ एस्क खनन के लिए क्या है ये सब जो है ना प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण क्या है बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का जो उदाहरण है वो क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महोगनी और क्या है रोजवुड है। तो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का जो उदाहरण है क्या है तो महोगनी और रोजवुड है। आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण जो है महोगनी और रोजवुड है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति क्या होता है देखिए इसके बारे में। कह रहा है कि ये वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वर्षा वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे कह रहा है उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। तो उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। और आगे कह रहा है सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, ऑर्किड, फर्न, आबनुस, वास तथा ताड़ आदि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के जो उदाहरण है। तो कह रहा है कि सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, ऑर्किड, फर्न, आबनुस, बॉस तथा ताड़ आदि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति क्या है उदाहरण है। आगे कह रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति क्या है। तो इन वनस्पतियों के विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। ठीक है, तो इन वनस्पतियों के विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। और प्रमुख वनस्पति बोलेगा तो साल, सागवान, शीशम, बेत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ इत्यादि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिए, इसमें देखिए नोट भी दिया हुआ है, सॉरी। करब बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी आदि शुष्क कटीले वनस्पति के उदाहरण हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि शुष्क कटीली वनस्पति के जो उदाहरण है कौन कौन है, तो बबूल है, नागफनी है, खजूर है, खेजरी, ये सब क्या है, तो शुष्क कटीली वनस्पति के उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है नौका दौड़ किस राज्य के प्रसिद्ध खेल है, बताइए नौका दौड़ जो है किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी केरल का है। क्या है, केरल। तो नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, तो केरल का है। आगे कह रहा है नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है और केरल में नौका दौड़ सिसला चप्पूलम बल्लम कल्ली अथवा नौका दौड़ के साथ आरंभ होता है और यह राज्य की सबसे लोकप्रिय नौका दौड़ है। आगे कह रहा है कि केरल के अलपुझा जिले में पुन्नरमड़ बैकवाटर में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ केरल में बैकवाटर्स का सबसे बड़ा उत्सव है। नेक्स्ट है इस नौका दौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। नेक्स्ट है इस नौका दौड़ में चंदन वल्लम, स्केन वॉट और छोटी देसी नौकाओं की दौड़ अनुष्ठानिक जल शोभा यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट है अड़नमुल्ला बल्लकम कल्ली या सर्प नौका दौड़ समारोह आदि पार्थसारथी मंदिर द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि पयप्पड़ नौका दौड़ जो सर्प नौका दौड़ है अलपुझा में आयोजित की जाती है। तो कह रहा है पयप्पड़ नौका दौड़ जो सर्प नौका दौड़ है अलपुझा में आयोजित की जाती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि तमिलनाडु में जून जुलाई में पूर्ण चंद्र को उंजल पर्व मनाया जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछ देगा डायरेक्ट कि उंजल पर्व जो मनाया जाता है ना कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में, तमिलनाडु में, और किस माह में मनाया जाता है, तो जून जुलाई के माह में जो है ना पूर्ण चंद्र को उंजल पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट है उगादी उत्सव नव वर्ष के रूप में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो उगादी उत्सव जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों के द्वारा जो है उगादी उत्सव मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे करा नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बताइए नरोरा बोलेगा तो कहाँ है, सबको पता नरोरा बोलेगा तो कहाँ, यूपी में है। तो याद रखिएगा कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो यूपी में। कहाँ, यूपी में। तो यही कह रहा है नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र यूपी मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब परमाणु रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अनुसंधान रिएक्टर होता है और दूसरा होता है ऊर्जा रिएक्टर होता है। तो याद रखिएगा कि परमाणु रिएक्टर जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है अनुसंधान रिएक्टर होता है और एक होता है ऊर्जा रिएक्टर होता है। आगे देखिए कह रहा है कि अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ट्राम्बे मुंबई द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ट्राम्बे मुंबई द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अप्सरा जो है ना अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया था। तो अप्सरा रिएक्टर का जो परिचालन है वो 2009 में बंद कर दिया गया था। अब भारत में 7 परमाणु संयंत्रों में 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत हैं। पहला क्या है, तो तारा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अब भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर बोलेगा तो क्या है, तो तारापुर। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम जो है ना नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो तारापुर है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलिए दूसरा देखिए जो है ना 64 पोस्ट मेंस में क्वेश्चन नंबर 43 पूछा हुआ क्वेश्चन है। रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र बोलेगा तो कहाँ है, राजस्थान में है। कुंडनकुलम बोलेगा तमिलनाडु में है। कैगा बोलेगा तो कहाँ है, क से कर्नाटक में है। काकरापाला बोलेगा तो गुजरात में है। कलपक्कम बोलेगा तमिलनाडु में है। और कुंडलकुलम भी बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में है। नरोरा बोलेगा तो कहाँ, यूपी में है। ठीक है, नरोरा बोलेगा तो यूपी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे करा अनिमेष लोचन चैतन्य कहाँ स्थित है, बताइए अनिमेष लोचन चैत्य जो है कहाँ स्थित है, तो अनिमेष लोचन चैत्य जो है ना ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ए, बोधगया में। कहाँ है, बोधगया में। तो अनिमेष लोचन चैत्य जो है बोधगया में स्थित है। वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकाएक एकटक देखते हुए बिताया था। ठीक है, तो कह रहा है ना कि वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया था। आयकर अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में से एक है। आयकर अनिमेष लोचन चैत्य का नाम शाब्दिक अर्थ है खुली आंखें। इसे ज्वेल बॉक या विचलन पथ भी कहा जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने जो है की थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो है महात्मा बुद्ध ने की थी। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था ना सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। और हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है। और विश्व शांति स्तूप बोलेगा तो कहाँ है, तो राजगीर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था, बताइए भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था। इसका स्थापना जो है ना ये किया गया था चेन्नई में। कहाँ किया गया था, चेन्नई में। तो कह रहा है भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई थी।
और 1904 में भारत की पहली समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया था। अब भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में किया गया था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना ज्ञान बिंदु जो 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी सर के द्वारा क्वेश्चन डाला गया था। इसलिए जो है ना 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट और आज से जो है ना 50 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट डेली जो टेस्ट सीरीज होता है उसका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देते। इसलिए सभी प्रैक्टिस सेट को ना अच्छे से देखा कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और जिनको भी पेड वाइज ज्वाइन करना है, आपको चाहिए कि हाँ आपको लगता है कि हमको पहले से प्रैक्टिस सेट हमको मिल जाए, तो उसमें जो है ना पेड बैच में किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट हो चुका है। उसमें जो है ना 3-4 प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सारा प्रैक्टिस सेट ना पहले ही दे दिया जाता है, सप्ताह में 3 दिन मिलता है और बाकी ज्ञान बिंदु का सारा प्रैक्टिस सेट उसमें मिलता है। तो सभी लोग वहाँ पर रहकर उसमें ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ से जो है ना बना लीजिए। उसके बाद जब क्लास आएगा तो उससे आप रिवीजन कर लीजिएगा। और उसमें जो घटना चक्र बुक का स्टार्ट हुआ है तो उसको भी आपको पर डे आपको टारगेट वाइज होमवर्क मिलता है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 2-3 दिन अभी हुआ है और ऐसा कुछ नहीं, जितना भी पहले हो चुका है ना 2-3 दिन पहले आपका सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और सारा बोर्ड भी जितना टेस्ट होता है ओपन ग्रुप में, सारा पेड वाइज का ही टेस्ट ओपन ग्रुप में करवाया जाता है। क्योंकि हमको ये नहीं लगता है ना कि हमको पैसा से ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है। हमको पता है कि नहीं, पहले जो साथ दे रहे हैं जिनको भी लग रहा है कि हाँ मतलब टेस्ट देना है, तो बस टेस्ट के जो है ना इसलिए लग रहा है कि नहीं ओपन ग्रुप में टेस्ट लेते हैं, सब लोग अपना टेस्ट देंगे। जिनको लगता है कि नहीं एक मतलब अच्छे वे में हम अपना बिहार दरोगा का तैयारी करें, तो उनके लिए जो है ना स्पेशल पेड बैच है। सबके लिए पेड बैच, जिनको मन है ज्वाइन कीजिए, जिनको मन नहीं है देखिए 100 में क्या होता है ना, 100 में आपको मुश्किल से आपको 30% रेगुलर तैयारी करने वाले होते हैं। और पढ़ने वाले भी पता है आजकल भीड़ बहुत है, लेकिन पढ़ने वाले बहुत अभी आपको कम मिलेगा, हर वो क्षेत्र में है। तो आप सोचिए कि अगर हमको जॉब लेना है ना तो हमको इस बार हर हाल में जॉब ले लेना है। इसलिए जो है ना होमवर्क सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा फी नहीं लग रहा है, 149 में फी लग रहा है। और आपको सारा डिटेल चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ क्या क्या करवाया जाता है। और सारा जो है ना जितना भी बुक मार्केट में आएगा ना सारा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पहले ही दे दिया जाएगा और आप बना लीजिएगा। और उसके बाद क्लास आएगा तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है ना भर आपको दिसंबर लास्ट तक जो है ना दिसंबर के जनवरी तक आपको वो बैच में आपको करवाया जाएगा। तो दिसंबर लास्ट तक अभी 3-4 महीना 3 महीने तक आप ग्रुप में रहिएगा। तो सोचिए 149 रुपये कितना लग रहा है, 50 रुपये महीना लग रहा है। आप सोच के देखिए कि एक बुक का प्रैक्टिस सेट लाने जाइएगा ना आपको 50 रुपये लगेगा। इसलिए आप ही लोग के लिए जो है ना एक स्पेशल जो है बैच स्टार्ट किया गया घटना चक्र का। और घटना चक्र का पता है आपको अपडेटेड बुक है 2024 का, सारा बुक अपडेटेड 2024 का है। इसलिए जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं और आप लोग में से सोच रहे हैं कि ज्वाइन करना आज करेंगे कल करेंगे, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है फॉर्म आने में, लगभग आपको जो है ना सितंबर ही चल रहा है ना, आपको अक्टूबर स्टार्टिंग में ये सितंबर लास्ट तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वापस आते हैं। तो कह रहा है कि भारत में जो है ना सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत जो है 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में किया गया था। आगे देखिए कह रहा है कि सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ स्पीडर ने चीका और मिट्टी के जलाकर किया था। चूना, पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, सिलिका की आवश्यकता सीमेंट उत्पादन के लिए जो है ना होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख स्थान बोलेगा सवाई माधोपुर, सिरोही, ब्यावर, मोरक, चित्तौड़गढ़, नागौर इत्यादि। ये सब क्या है, तो राजस्थान में जो है ना सीमेंट उत्पादक जगह है। मध्य प्रदेश का बोलेगा मध्य प्रदेश का प्रमुख सीमेंट उत्पादक जो स्थान है कौन कौन है, सतना है, कटनी है, जबलपुर है, नीमच है, मैहर है, कैमूर है, रतलाम है, बानमोर इत्यादि है। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन है। देखिए प्रमुख सीमेंट उत्पादक जो स्थान है जामुल, दुर्ग, अकाल तारा और मांडर, भाटापारा इत्यादि है। नहीं देखिए गुजरात में प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य कौन कौन है, तो देखिए जगह जो है द्वारका है, पोरबंदर है, बड़ोदरा है और भावनगर है, राणा बाव है। ये सब क्या है गुजरात में जो है ना सीमेंट उत्पादक का स्थान है। नहीं देखिए चुर्क, डल्ला, चुनार आदि सीमेंट उत्पादक हेतु प्रसिद्ध स्थान बोलेगा तो उत्तर प्रदेश में है। तो चुर्क, डल्ला, चुनार आदि सीमेंट उत्पादन जो हेतु प्रसिद्ध जो स्थान है वो कहाँ है, यूपी में स्थित है। चलिए क्वेश्चन रहिए 64 पे करा गारो खासी। करा गारो खासी जयंतिया जो एक भाग है ना किसका है, तो सबको पता है कि प्रद्वीपीय पठार का है। किसका है, प्रद्वीपीय पठार का है। तो कह रहा है कि गारो खासी एवं जयंतिया एक भाग है किसका, प्रद्वीपीय पठार का है। तो गारो खासी जयंतिया प्रद्वीपीय पठार का एक भाग है। और भाग का प्रद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ, उत्तर में पूर्व एवं शिलोंग में कार्बी एंगलोंग पठार का तक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। तो प्रद्वीपीय पठार को जो पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर बना है। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का पठार प्रद्वीपीय पठार का ही क्या है, भाग है। तो उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का जो पठार है प्रद्वीपीय पठार का भाग है।
नेक्स्ट कह रहा है उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से मेघालय का जो पठार प्रद्वीपीय पठार छोटानागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा जो है ना अलग हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ क्या है अवस्थित है, जो प्राचीन चट्टानों से जो है ना बनी है। नेक्स्ट कह रहा है गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जो है जनजातियाँ हैं। तो याद रखिएगा गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। और मेघालय पठार क्षेत्र में धारावार संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग पठार के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कर रहा है गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, बताइए। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट साथी। क्या? इंटरनेट साथी। तो गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया था। और ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में एक कार्यक्रम जो है ना शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए, आगे करा है क्वेश्चन 66 पे करा है कि किसी घड़ी, यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए करा है किसी घड़ी के घंटे की सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा, अगर इसको बना लीजिएगा। दिया हुआ इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, देखिए इस सब जो है रीडिंग क्वेश्चन दिया, देखिए कर श्याम का स्थान दाएं से बाएं और दोनों से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, इससे बना लीजिएगा। बाकी पीडीएफ सारा हम ना डिटेल डाल देंगे, ठीक है। सारा पीडीएफ 1 से लेकर 100 तक का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। बस आप लोग मेरा यही लगता है ना कि सारा जो क्लास जैसे खत्म होगा ना, जैसे 2 क्लास में हम इधर कोई कारणवश जो है ना नहीं डाल पाए थे पीडीएफ, लेकिन हमको डाल देना चाहिए। 50 क्वेश्चन तक तो पीडीएफ में डाल देना चाहिए, लेकिन हम नहीं डाल पाए। लेकिन ये जो क्वेश्चन 100 तक खत्म जैसे ही होगा ना, आपको हम सारा पीडीएफ डाल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे क्लास यूट्यूब पे खत्म करवाएंगे और से आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा। आगे देखिए मैथ रीडिंग क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। आगे आइए, क्योंकि मैथ रीडिंग आप लोग बनाइएगा जरूर, क्योंकि जो भी इस बुक में दिया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी मैथ दिया रहता है ना, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो डिटेल पढ़िएगा। तो जो भी लोग हैं ना, तो फिर आप ग्रुप में जो है ना, अगर जिसमें ओपन रहता है उसका कमेंट सेक्शन जिसमें टेस्ट होता है, आप वहाँ पे जो है ना आप उसका कटिंग करके आप भेज सकते हैं, या तो फिर अगल बगल जो भी आपके सीनियर है वहाँ से मैथ जो है ना पूछने की कोशिश कीजिए कि मैथ रीडिंग ना कम से कम ये जो है ना इस जो प्रीवियस से जितना क्वेश्चन पूछा हुआ वो मैथ आपको बन जाना चाहिए, और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है ना आपका मेंस जब एग्जाम होगा ना, आपको मैथ रीडिंग आपको मेरिट दिलाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 पे देखिए रीडिंग का सारा क्वेश्चन है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में जो है ना सजाना है। कह रहा निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं, कौन सा विद्रोह कब हुआ था? देखिए इसमें कह रहा है ना, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले होगा 2, 1, 3। पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर होगा ये होगा अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद क्या होगा? खेड़ा सत्याग्रह होगा। तो देखिए कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बोला 1918 में हुआ था, फरवरी मार्च में हुआ था। और खेड़ा विद्रोह बोलेगा तो 1918 में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बोलेगा तो 1918, और खेड़ा विद्रोह बोलेगा तो मार्च जून में हुआ था। ये हुआ था 1918 में। आगे कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और चंपारण सत्याग्रह की 3 कठिया प्रणाली जो है ना 3-20 के विरुद्ध किया गया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों द्वारा किसानों में से प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा भूमि पर जर्मन नील की खेती जो है ना कराई जाती थी। आगे कह रहा है प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था। इसे समर्थन देने हेतु गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। आगे कह रहा है खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 74। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। आगे आइए, आगे देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर क्या 75 भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो आगे जो 76 नंबर से है ना, देखिए 76 नंबर क्या है? तो मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट 77 नंबर, क्योंकि देखिए मेंस का क्वेश्चन है, तो मेंस में पता है ना कि मेंस में मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, रीडिंग क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, क्योंकि करंट यहाँ से हट जाता है, इसलिए करंट की जगह मैथ रीडिंग को ज़्यादा जो है ना डाला जाता है करंट की जगह। इसलिए मेंस में मैथ रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हार्ड में नहीं पूछता है, कॉमर्शियल मैथ पूछता है, और रीडिंग में बस बेसिक रीडिंग पूछता है बस। अगर देखिए अगर रीडिंग बन गया तो बन गया, अगर नहीं बना समझ लीजिए कि नहीं बनेगा। इसलिए टाइम का एग्जाम में ना बहुत वैल्यू होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है करना। तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन मैथ रीडिंग का दिया रहता है मेंस में चाहे पीटी में, उसको आप बना लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए 77 हो गया। आगे देखिए 78 भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो 64 पोस्ट एग्जाम हुआ था ना, मेंस का ये क्वेश्चन पेपर जो है ना कंप्लीट कर रहे हैं। आगे देखिए 79 नंबर देखिए मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या है? तो 80 नंबर क्या है? 80 नंबर देखिए मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखिए 81 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखिए 82 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते जाइए, आपको सारा ना बता देते हैं। देखिए 83 नंबर क्या है? तो मैथ का क्वेश्चन है, 83 हो गया।
आगे देखिए 84 नंबर रीजनिंग क्वेश्चन है, 85 नंबर भी रीजनिंग क्वेश्चन है। आगे आइए 86 नंबर देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए 86, 87, 88 भी क्या रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग मैथ का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आगे देखिए ये भी क्या है, ये भी देखिए दिया हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन ही है। चलिए आगे आइए 91 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट है। 92 नंबर भी देखिए क्या है, तो पाई रीजनिंग क्वेश्चन है 92 नंबर। 93 नंबर क्या है, तो ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। चलिए आगे आइए, इसको सारा ना खत्म ही कर देते हैं, 100 तक कंप्लीट ही कर देते हैं। देखिए आगे देखिए, ये देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग है फिगर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 95 पे देखिए, कर रहा है ना डायरेक्ट 95 पे कर रहा है कि, और जैसे ही क्लास खत्म होगा ना, आप लोग क्लास को पूरा सारा अच्छे से देख लीजिएगा, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और आपको कुछ देर के बाद जो है इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, फुल 1 से लेकर 100 तक का पीडीएफ हम डाल देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ये कोशिश कीजिए क्लास को देखने के लिए, क्योंकि क्लास देखने से ही आपका ज़्यादा याद होगा, क्योंकि बुक तो भरा पड़ा है। क्लास को देखिएगा, सुनिएगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली तरीके से क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, मेरा आवाज़ भी सुनाई पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा ना, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे आपका जो है ना, आपका ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन याद करने का क्षमता ज़्यादा होगा। इसलिए क्लास को सभी लोग देखा कीजिए। चलिए क्वेश्चन 95 करा, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, बताइए। विधान परिषद सदस्य बनने के हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। तो करा विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। आगे करा विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। और विधानसभा का सदस्य बनने हेतु उम्र जो है ना 25 वर्ष होनी चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य बनने हेतु कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। आगे करा प्रमुख पदों के हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो पंचायत चुनाव लड़ने हेतु 21 वर्ष चाहिए। राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का मत बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, 35 वर्ष। तो राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बोलेगा तो 35 वर्ष, और लोकसभा सदस्यता हेतु 25 वर्ष, और राज्यसभा सदस्यता हेतु बोलेगा तो कितना, 30 वर्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे करा, बृहत ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। बृहत ट्रंक मार्ग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन से। किससे, सड़क परिवहन से है। तो करा बृहत ट्रंक मार्ग सड़क परिवहन संबंधित है। और बृहत ट्रंक मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था। तो शेरशाह सूरी जो बनवाया था ना, वो ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका जो मरम्मत बोलेगा तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। और ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। और वर्तमान में NH1 एवं NH2 को सम्मिलित रूप में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा NH को जो है ना ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, तो NH1 NH2 को जो है ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क मार्ग में सड़क ए आजम शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन 97 पे करा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना, इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड जिनेवा में ही स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। इसलिए जो है 7 अप्रैल क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों के साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करता है। नेक्स्ट कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्यों की संख्या बोलेगा 194 है। अब वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक बोलेगा टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। और नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। जो क्या मनाते हैं, अभी बोले थे कि 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब विश्व के प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय क्या क्या है, देखिए। स्थापना, संगठन स्थापना है और मुख्यालय कहाँ है, देखिए। एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ 1966 में, इसको ADB बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसका जो आसियान का स्थापना कब हुआ, तो देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, इसको क्या बोलते हैं, आसियान बोलते हैं। इसका स्थापना 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, आगे देखिए नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय बोलेगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट है सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का बोलेगा तो कॉमनवेल्थ, इसका स्थापना 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय लंदन UK में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय बोले वाशिंगटन DC अमेरिका में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे करा, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है ना क्या होती, बताइए क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। क्या होती है? घटती है। ये कह रहा है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रयोज्यता घटती है। अर्धचालक क्या होता है? तो चालक व अचालक के अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी प्रयोज्यता चालक व अचालक पदार्थों के प्रतिरोधकता के बीच क्रम की होती है, उसे क्या कहता है? अर्धचालक कहलाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम कुछ महत्वपूर्ण अर्धचालक के उदाहरण हैं। ठीक है। इन पदार्थों के प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10⁻13 होती है, जबकि तांबे के 1 घन सेंटीमीटर की इनकी संख्या 8.4 × 10⁻22 होती है। नेक्स्ट करा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहने के कारण अर्धचालकों की प्रतिरोधकता बोलेगा तो 0.10 से 1 जो है ना 1 ओम मीटर के क्रम में की होती है, एवं क्या है? चालकों की जो है 10⁸ ओम की होती है। नेक्स्ट करा कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। तो करा कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। और नेक्स्ट करा किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है। और पर किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तेजी से क्या होती है? घटने लगती है। तो कह रहा है किसी चालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा? बढ़ेगा। पर किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पे उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? तेजी से घटने लगती है। अर्धचालक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नैज अर्धचालक, इसको इंट्रिंसिक कहेंगे, और एक होता है बाह्य अर्धचालक, इसको क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है। आगे कह रहा है कि नैज अर्धचालक क्या होता है? तो पूर्ण रूप से शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है। तो पूर्ण रूप से शुद्ध अर्धचालक को क्या कहेंगे? तो नैज अर्धचालक कहा जाता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में नैज अर्धचालक है। ठीक है। तो जर्मेनियम और तथा सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में क्या है? तो नैज अर्धचालक है। नैज अर्धचालकों की संरचना क्या? क्रिस्टलीय होता है, अतः एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं बचते हैं। यही कारण है कि साधारणतः ताप पर होता है। ठीक है। आगे करा इस प्रकार अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है तथा निम्न ताप पर परम शून्य 0 केल्विन के निकट ताप पर यह पदार्थ विद्युत का क्या होता है? कुचालक जैसा व्यवहार करता है। आगे करा नैज अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह सहसंयोजक बंध टूटने के कारण होता है। तो कह रहा है कि नैज अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह सहसंयोजक बंध टूटने के कारण होता है और नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। आगे कह रहा है कि बाह्य अर्धचालक ये क्या होता है? तो अपद्रवों या अशुद्धि में मिश्रित या मादित अर्धचालकों को क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। तो बाह्य अर्धचालक किसे कहेंगे? तो अपद्रवों या अशुद्धि से मिश्रित या मादित अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। कमरे के ताप 300 केल्विन पर किसी नैज अर्धचालक की चालकता बहुत ही कम होती है, अतः ऐसे अर्धचालकों का उपयोग कर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति नहीं बनाया जा सकता है। अतः इसकी चालकता बढ़ाने के लिए थोड़ी सी अशुद्धि या अपद्रव मतलब इम्प्योरिटी मिलाने से 10⁻7 शुद्ध अर्धचालकों के परमाणुओं में मात्र 1 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो ऐसे अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक या अपमिश्रित जो है ना डोपेड सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है सूर्य अर्धचालक। सूर्य अर्धचालक में क्रमशः 5 संयोजकता वाले तथा 3 संयोजकता वाले अपद्रवी परमाणु मिलाने पर एन टाइप तथा पी टाइप के बाह्य जो है ना प्राप्त मतलब एक्सट्रीन्स सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। आगे कह रहा है कि पंच संयोजी अपद्रव परमाणु दाता कहे जाते हैं और त्रिसंयोजी अपद्रव परमाणु ग्राही कहे जाते हैं। अपद्रव मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है। कह रहा पंच संयोजी अपद्रव परमाणु को क्या कहेंगे? दाता कहे जाते हैं और त्रिसंयोजी अपद्रव को परमाणु ग्राही कहे जाते हैं और अपद्रव मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। आगे कह रहा है कि बाह्य अर्धचालक पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। इसी चालकता मूलतः अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर करती है। बाह्य अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक होती है और ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। और चालक चालकता क्या होती है? घटती है। स्रोत क्या है? भारतीय भवन से जो है ना दिया हुआ भाग 2 से। क्वेश्चन 99 पे करा ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। किसका बताइए? ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। किसका? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी का करते हैं। किसका करते हैं? दूरी का। आगे कह रहा है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार या वाहन द्वारा चली गई दूरी को क्या करते हैं? मापन करते हैं। ऑडियोमीटर क्या है? तो यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने का काम आता है। तो ऑडियोमीटर किस काम में प्रयोग करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में ना ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे कह रहा है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन क्या है? तो इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान लगाने के लिए जो है ना कान में लगाने के लिए करते हैं ऑडियोफोन का उपयोग। बैरोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? यह उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है। तो वायु दाब मापने के लिए कौन सा काम में लेते हैं? तो बैरोमीटर का काम में लेते हैं। आगे आमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे करा हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से जो है ना वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि किसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से।
नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, यह भूकंप की तीव्रता मापने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है फेरोमीटर। फेरोमीटर क्या होता है, तो यह तंत्र समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। तो फेरोमीटर का जो उपयोग होता है ना, किसमें काम करते हैं, किसमें कुछ यहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो समुद्र की गहराई मापने में फेरोमीटर का प्रयोग होता है। आगे करा रेन गेज। रेन गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यह वर्षा मापने में काम आने वाला उपकरण है। तो वर्षा मापने में काम आने वाला उपकरण बोलेगा तो कौन सा है, तो रेन गेज है। नेक्स्ट है एक्टिनोमीटर। इसकी सहायता से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में काम आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि किसकी सहायता से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में काम आता है, तो एक्टिनोमीटर। ठीक है, एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि बल एक सदिश राशि, इसका ऐसा मात्रक बोलेगा तो न्यूटन होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक बोलेगा तो वाट होता है, जिससे वैज्ञानिक जेम्स वाट के समान में रखा गया था। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कर लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर है, कर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, बताइए। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जो है ना अलकनंदा और भागीरथी नदी क्या मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है कहाँ आकर मिलती है, देवप्रयाग में जो है आकर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है। आगे कह रहा है कि अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा एवं पिंडार का संगम बोलेगा तो कर्णप्रयाग होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा कि अलकनंदा तथा पिंडार का संगम कहाँ होता है, कहाँ मिलती है, तो कर्णप्रयाग में। अलकनंदा पिंडार बोलेगा तो कर्णप्रयाग। अलकनंदा तथा धौलीगंगा बोलेगा संगम विष्णुप्रयाग। अलकनंदा तथा धौलीगंगा बोलेगा तो क्या होगा, विष्णुप्रयाग। अलकनंदा तथा मंदाकिनी बोलेगा, जिसको काली गंगा बोलेंगे, का संगम कहाँ होता है, रुद्रप्रयाग में होता है, ठीक है। अलकनंदा तथा मंदाकिनी का बोलेगा तो कहाँ होता है संगम, तो रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा तथा मंदाकिनी का बोलेगा तो कहाँ होता है संगम, तो नंदप्रयाग में होता है। कहाँ होता है, नंदप्रयाग में। तो फिर से देखिए, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का बोलेगा कि कहाँ कर मिलते, तो देवप्रयाग में मिलता है। और अलकनंदा तथा पिंडार बोलेगा संगम कहाँ होता है, सब में अलकनंदा जो है लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर अलकनंदा पिंडार बोलेगा तो कर्णप्रयाग होगा, धौलीगंगा बोलेगा तो विष्णुप्रयाग होगा, मंदाकिनी बोलेगा तो रुद्रप्रयाग होगा, और नंदाकिनी बोलेगा तो क्या होगा, नंदप्रयाग। न से मंदाकिनी, न से नंदप्रयाग। मंदाकिनी बोलेगा तो रुद्रप्रयाग, धौलीगंगा बोलेगा तो विष्णुप्रयाग, और पिंडार बोलेगा तो क्या होगा, कर्णप्रयाग, और भागीरथी बोलेगा तो क्या होगा, प्रयाग, देवप्रयाग होगा, ठीक है। और सबके पहले जो है अलकनंदा जो है लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 100 खत्म हो गया। आगे पूरा जो है ना सेट खत्म हो गया। तो ये सेट को पूरा कंप्लीट करवा दिए, और इसका जो है एक सेपरेट वीडियो एक क्लास में जो है एक क्लास में अपलोड कर देंगे। और बाकी इसका जो 3 क्लास हुआ है, 3 क्लास में 100 क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ है। तो इसके पहले 2 क्लास करवाएं, उसको भी देख लीजिएगा, और इस क्लास को हर जगह शेयर कीजिएगा। और आप अच्छे से जो है ना इस क्लास को 1-2 बार देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना एक तरह से मुँह पर हो जाएगा, ये याद रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसका जो है ना अगले क्लास में आप 1275 का जो है ना 1275 का पीटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसका, पीटी का, जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ है ना 1275 का पीटी का। अब यहाँ से पीटी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा 1275 का। और इसका एग्जाम, इसका क्वेश्चन देखने से पहले जो है ना, इसका पहले क्या आएगा, आप लोग सुन लीजिए, पहले 1 मिनट सुन लीजिए। पहले क्या होगा ना कि इसका 1275 देखने से पहले क्या होगा, इसका पहले करवाने से पहले आपको एक क्लास जो है 1275 का जो है आपको सिलेबस, 1275 का सिलेबस एक क्लास आएगा। एक वीडियो में आपका सिलेबस क्लास आएगा। उसमें जो है ना कौन सा क्वेश्चन हिस्ट्री कहाँ से पूछा है, ज्योग्राफी कहाँ से पूछा, कितना क्वेश्चन उससे आया है, सारा जो आपको बताए थे कि जो ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें स्टार्टिंग में जो है ना पूरा सिलेबस का ही एनालिसिस किया हुआ है। तो आप अगर एग्जाम कोई भी किसी भी एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको सिलेबस को जो है ना बारीकी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सिलेबस का जो है ना अगर बारीकी समझ गए तो आपका जो है ना आपका 20% 30% आपका तैयारी ऐसे ही आपको जो है ना हो गया। इससे आप एक बार आप समझ लीजिए। आप कहीं अगर पढ़ते होंगे तो आपको हर वो टीचर बोलते होंगे कि आप जो है ना आपको सिलेबस जो है ना कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हर हाल में आपको सिलेबस देखना पड़ेगा कि सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, और कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए। देखिए आज का ज़माना क्या है ना कि आजकल लोग हर कोई पढ़ रहा है, और कहाँ पे क्या नहीं पढ़ना है ना ये इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे छोड़ना है। क्योंकि बुक तो भरा पड़ा है, तो सारा बुक तो हमको थोड़ी पढ़ना है, हमको सिलेक्टेड बुक पढ़ना है ना, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। तो 1275 का पीटी का एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर करने से पहले एक 1275 का जो है ना फुल्ली जो है सिलेबस बेस्ड आपका आधा घंटा का क्लास होगा। उसको पूरा एनालिसिस करवा देंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है उसको आप ज़रूर देखिएगा, और हर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे आप लोग रिस्पॉन्स दिए ना पीटी का जो सिलेबस पूरा करवाए हैं, दरोगा का पीटी का हमेशा करवाएं, जैसे रिस्पॉन्स दिए हैं वैसे उस क्लास को दीजिएगा ज़रूर। हर क्लास को आप लोग से रिक्वेस्ट है, हर क्लास को देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि पता है ना बुक सभी के पास रहता है, और आपके पास अगर बुक नहीं तो बुक आप कभी ना कभी ले लीजिएगा। अगर आप तो पहले वाला अगर बुक लिए होंगे तो उसमें भी सिलेबस दिया हुआ, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कभी सिलेबस को अगर आप बारीकी से देखें कि कौन सा सिलेबस में कौन सा टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन पूछा है। इसलिए जो है ना आपका 40 पे जो पहले दिया हुआ आपको धरा के धरा रह जाएगा। इसलिए क्या करेंगे ना कि जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर करवाएंगे वैसे उससे जो है उसका सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। इससे क्या आपका होगा ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, आपको जो है ना क्लास देखने को मिल जाएगा, आज या सुबह मॉर्निंग में तक आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।